अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। यार, लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन स्लीप मैनेजमेंट की बात कोई नहीं करता। हम अपनी ज़िंदगी का 33% टाइम सिर्फ सोने में गुजार देते हैं, जिसका मतलब अगर एक बंदा 65 ईयर्स की लाइफ जीता है तो उसमें वो 22 साल सिर्फ सोने में गुजार देता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप 7 से 8 घंटे की नींद को कम करके 4 से 5 घंटे तक ला सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्लीप क्वालिटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदेश प्रसाद। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आप देख रहे हैं जस्ट फिलोसफी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यार, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एन ऑर्डिनरी पर्सन नीड्स 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, वरना उसके मेडिकल कंसिक्वेंसेस होंगे। ये स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा डिफरेंटली देखेंगे। हमें साइंस के अगेंस्ट नहीं जाना, लेकिन इस स्टेटमेंट की लिमिटेशन को समझना है। अच्छा, इस स्टेटमेंट से एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बॉडी को जितनी नींद की ज़रूरत है उतनी नींद अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे को मेडिकल कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। दैट वन कॉन्सेप्ट इज़ कंक्लूडेड। लेकिन कितनी स्लीप इनफ स्लीप है, इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक गाड़ी की मिसाल लेते हैं। हर गाड़ी को सर्टेन किलोमीटर्स के बाद मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो मेंटेनेंस उसको नहीं मिली तो गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। सिमिलरली, उसको चलाने वाला ड्राइवर जितना ख़राब होगा वो गाड़ी उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस मांगेगी। नाउ सेम गोज़ फॉर आवर स्लीप। स्लीप इज़ नथिंग बट अ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें अपनी करंट हैबिट्स को ऐसे चेंज करना है, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदलाव लाने हैं कि हमारी बॉडी की जो करंट रिक्वायरमेंट है 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, उसको कम करके हम 4 से 5 घंटे करें। चलें ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, लेकिन उससे पहले हमें 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हमारे ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसको सुप्राचियास्मैटिक न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी को ये पता रहता है कि किस वक्त क्या टाइम हो रहा है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, एटसेट्रा। ये हमारी बॉडी का एक 24 आवर का रूटीन मेंटेन करता है जिसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। सर्कैडियन रिदम हमारी न्यूरल और हार्मोनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अब ये सबकॉन्शियसली काम करता है, लेकिन हमारी कॉन्शियस रूटीन जो होती है वो इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होती नॉर्मली। सो इससे होता क्या है कि हमारी इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं और हम जल्दी थक जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स डाउन रहती हैं। अब ये इतना सिंपल नहीं है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन आपको इतना जानना इनफ है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने सोने और उठने की टाइमिंग को इस तरह बदलना पड़ेगा कि वो हमारे सर्कैडियन रिदम के साथ अलाइन रहे। अच्छा, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल क्लॉक का, जो स्लीप मैनेजमेंट के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ समझ लेते हैं जो कि है स्लीपिंग साइकिल। जैसे हमारी लाइफ की एक साइकिल होती है जिसमें पहले बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो शादी करता है, फिर वो बच्चे पैदा करता है और फिर वो खुद मर जाता है। इसी तरह स्लीपिंग का भी एक साइकिल होता है। इस साइकिल की 5 स्टेजेस होती हैं, इसके 5 मरहले होते हैं। अच्छा, स्टेज 1 होती है वेकफुलनेस की स्टेज, जिसमें आपको आधी नींद होती है, आधी जाग होती है। आप अभी चल रहे होते हो, किसी ने आपको बुला लिया या कोई आपकी नोटिफिकेशन आ गई मोबाइल पे तो आप जाग जाओगे, वरना आप आहिस्ते आहिस्ते नींद की तरफ बढ़ते जाओगे। तो ये होती है स्टेज 1। स्टेज 2 एक नॉर्मल स्लीपिंग एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपको नींद आ गई होती है आफ्टर गेटिंग इनटू द बेड। स्टेज 3 और 4 जो होती है वो होती है डीप स्लीप। इसमें आप गहरी नींद में चले जाते हो और अगर इस नींद में आपको किसी ने उठा दिया तो आप बिल्कुल भी रिफ्रेश फील नहीं करोगे। अब इसमें जो 5वीं स्टेज आती है इसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रेम स्लीप। इस साइकिल को रेम साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आई की रैपिड मूवमेंट होती है। आपका आई बॉल जो है वो रैपिडली और रैंडमली मूव कर रहा होता है। और दूसरी बात यह कि आपका ब्रेन जो है वो सुपर एक्टिव हो जाता है। उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो नॉर्मल कंजम्पशन से भी बढ़ जाती है। मतलब यूँ कहें कि आपका माइंड जो है वो टापो टाप चल रहा होता है। ये सारी स्टेजेस में से ये जो 5th स्टेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसको मैजिकल स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि यही एक स्टेज है जिसमें आपको ख्वाब आते हैं। अच्छा, अब सारा गेम है रेम साइकिल वाली स्लीप का। बाकी स्टेजेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेम साइकिल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही है जैसे शादी में आपकी मेहंदी, वलीमा, रिसेप्शन, ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन अगर कबूल है 3 बार नहीं बोला या 7 फेरे नहीं लिए तो शादी नहीं हो सकती। इसी तरह अगर रेम साइकिल आपको स्लीप में मुयस्सर नहीं हुई तो वो नींद आपकी नींद नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम सोने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी पहले 4 स्टेजेस से गुजरे और फिर रेम साइकिल पे जाए। वो डायरेक्ट भी रेम साइकिल पे जा सकती है और वो जल्दी जल्दी भी रेम साइकिल पे जा सकती है। मतलब कि वैसे उसको 1 घंटा लगे रेम साइकिल पे जाने के लिए, वो जो है 15 मिनट में भी जा सकती है दूसरे स्टेजेस पे कम टाइम लगाकर। इसका मतलब अगर एक बंदा 8 घंटे सो रहा है और उसमें उसको 2 घंटे की रेम स्लीप मिल रही है
और दूसरा बंदा 5 घंटे सो रहा है और उसमें 2.5 घंटे की रेम स्लीप ले रहा है, तो दूसरा बंदा जो है उसकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी। अब हमारा एम ये है कि हम कम से कम स्लीप टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रेम स्लीप को एक्वायर करें। और जब आप ये करने लगोगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, आपके ख्वाब इतने बढ़ जाएंगे, आपको फील होगा कि यार मेरी रेम साइकिल जो है वो इंक्रीज है। चलो अब ये दोनों चीज़ें हमने सीख ली, अब आते हैं इस पर कि हमें करना क्या होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन यार इससे पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको एंड में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताऊँगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सुबह को सवेरे उठना। इसकी मेडिकल सिग्निफिकेंस भी है और इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। मेडिकली सर्केडियन रिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिलीजियसली इस्लाम में फजर का कॉन्सेप्ट है, हिंदुइज्म में ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है और सिखिज्म में अमृत वेले का कॉन्सेप्ट है। तो आपको सुबह सवेरे 4 से 5 AM के बीच में उठ जाना है। ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, उठने का टाइम हमने बता दिया कि यार 4 से 5 बजे के बीच में उठने का है, लेकिन जो स्लीप ड्यूरेशन है इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिमम स्लीप का। ऑप्टिमम स्लीप का कॉन्सेप्ट ये है कि भले आप जितना भी उखाड़ लो, लेकिन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हर आदमी के होते हैं। भले आप जितना अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, खाने पीने की हैबिट्स या सब कुछ चेंज कर लो, लेकिन फिर भी एक आदमी 5 घंटे से कम जो है वो नहीं मैनेज कर सकेगा और दूसरा आदमी 4 घंटे से कम मैनेज नहीं कर पाएगा। तो हर किसी का अपना एक ऑप्टिमम स्लीपिंग साइकिल होता है और आपको भी अपना ऑप्टिमम स्लीपिंग साइकिल आइडेंटिफाई करना है। अब अगर आप 4 या 5 बजे उठते हो और आपको 4 से 5 घंटे की नींद चाहिए, तो अगर आप बैकवर्ड्स चले जाओ तो आपको 10 से 12 बजे सो जाना है। अच्छा, हैबिट को डेवलप करने में टाइम लगता है और आपको एक एक करके चीज़ों को डेवलप करना है। अगर आप सब कुछ साथ करना शुरू करोगे तो आपसे ये मैनेज नहीं हो पाएगा। अब प्लान ये है कि आपको 10 बजे से 12 बजे के बीच में रात को सोना है, जो टाइम आपको सूट करे, और उस टाइम से लेके आपको 6 घंटे सोना है, ऐसे कि आप 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाओ। पहला एक हफ्ता आप 6 घंटे सोएंगे, दूसरे हफ्ते में उसको 5.5 घंटे कर लेंगे, तीसरे हफ्ते में उसको 5 घंटे कर लेंगे, चौथे हफ्ते में उसको 4.5 घंटे कर लेंगे और 5वें हफ्ते में उसको 4 घंटे कर लेंगे। जैसे ही आप अपनी नींद आधा घंटा कम करते रहेंगे, आपको अपनी बॉडी में चेंजेस को फील करना है कि क्या आप अब भी जो है एनर्जी फील कर रहे हो वो सेम लेवल की या नहीं। एक हफ्ते का टाइम इसलिए क्योंकि आप जैसे ही नींद कम करोगे, इट्स ऑब्वियस कि आपको विड्रॉल सिम्टम्स फील होंगे। आपकी बॉडी को आदत है 4-7 घंटे 8 घंटे सोने की, अब वो अचानक 6 घंटे फिर 5-4 घंटे तक जब जाएगी तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो एक हफ्ते के 7 दिन होते हैं उसमें तीसरे या चौथे दिन से जो है वो बॉडी एडजस्ट करने लगेगी और आपके पास 2-3 दिन होंगे वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या यही आपका ऑप्टिमम साइकिल है कि नहीं। और ऐसे करते करते आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस पॉइंट पे जो है आपकी एनर्जी लेवल्स फर्दर डाउन नहीं हो रही। मेरा ऑप्टिमम स्लीपिंग साइकिल है 4.5 घंटे। मैं 4 घंटे करके देख लिया, मुझसे मैनेज नहीं हुआ, मैं 4.5 घंटे करके देख लिया और सब कुछ ओके। अच्छा, जब आप ये प्रैक्टिस करते हो सर्टेन टाइम तक, तो आपकी बॉडी ये एडजस्टमेंट कर लेती है कि वो जो 4 रेम स्लीप साइकिल्स आपको 8 घंटे में नसीब होने हैं, अब वो बॉडी जल्दी जल्दी रेम साइकिल को अचीव करने के चक्कर में वो 4 से 5 घंटे के अंदर वो 4 रेम साइकिल्स जो है अचीव करेगी, मतलब उस लेवल पे जल्दी पहुंचेगी। दूसरी बात ये कि क्योंकि हमें दिन में 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और जैसे ही हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा रेम साइकिल की ज़रूरत होगी। आम आदमी को 4 रेम साइकिल्स की ज़रूरत है, हमें शायद 5 रेम साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक आफ्टरनून में नैप लेना है 25 से 35 मिनट का। ये आपको आफ्टरनून में लेना है, जो टाइम आपको सूट करे, लेकिन लंच के 15 से 20 मिनट के बाद लेना है आपको। तो आइए यार इसको एक ग्राफ की शक्ल से समझते हैं। ये ऑप्टिमम स्लीपिंग साइकिल है एक बंदे का जो 5 घंटे सो रहा है, 11 AM से लेके 11 PM से लेके 4 AM तक। अब ये 4 AM से 1 AM तक ये जाता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसने लेना है एक नैप, जो कि 1 से 2 का बीच का 1 घंटा इसलिए रखा है मैंने कि इसमें लंच ब्रेक आएगा, देन वो नैप लेगा, देन थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, देन 2 से लेके फिर 11 बजे तक। अब उसको 9 to 9 आवर्स के 2 स्लॉट्स मिल रहे हैं फुल रिचार्ज वाले। अब अगर आपका नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न है तो आप इस लेवल ऑफ एनर्जी से स्टार्ट करोगे अपना दिन, और फर्स्ट हाफ जैसे ही गुजरेगा आपके एनर्जी लेवल्स ऑलरेडी जो है हाफ डाउन हो चुके होंगे। उसके बाद जब आपको फैमिली को टाइम देने का वक्त आएगा तब आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत कम होंगे। ये वो टाइम है जिसमें आपको ज़िंदगी के बाकी काम करने होते हैं अपनी 9 to 5 वाली जॉब के अलावा, जिसके लिए आपके पास एनर्जीज नहीं बचती। लेकिन जब आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो क्योंकि हम सर्केडियन रिदम के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल एनर्जी लेवल्स जो हैं, जो सुबह को आप उठोगे वो एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा होंगे। और क्योंकि हम बीच में एक नैप ले रहे हैं, इसको कैलिला भी कहते हैं, बीच में क्योंकि हम एक नैप ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लेवल्स रीस्टोर होती हैं।
अब मतलब आपका जो ये टाइम है, ये आप इतना रिफ्रेश फील करोगे जितना एक बंदा सुबह को फील करता है। ये देख रहे हो, आपके एनर्जी लेवल्स और इसके एनर्जी लेवल्स बराबर हो जाएंगे। यार एक और छोटी सी कुर्बानी हमें देनी है, और वो कुर्बानी है कैफीन की। कैफीन मतलब चाय, कॉफ़ी और कुछ चॉकलेट्स वगैरह। में होता यह है कि जब हमारी बॉडी थक जाती है तो वो एडेनोसिन्स प्रोड्यूस करती है, और एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें एडेनोसिन्स जाके बैठ जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि भाई बॉडी थक गई है, जाओ जाके सो जाओ। जैसे ही वो एडेनोसिन रिसेप्टर पे बैठता है तो हमें थकावट फील होती है, नींद आने लगती है और हम जाके सो जाते हैं। लेकिन कैफीन, क्योंकि उसकी शक्ल और एडेनोसिन की शक्ल एक जैसी होती है, वो रिसेप्टर पे एडेनोसिन की जगह पे कैफीन आके बैठ जाता है और हमें एडेनोसिन को बैठने की जगह ही नहीं मिलती। अब असल में हम चाय पीते हैं, हमें लगता है कि हम अलर्ट हो गए हैं और हमारी नींद उड़ गई है। ऐसा नहीं होता, हम सिंपली जो है बॉडी को चरिया बना रहे होते हैं। दिमाग के कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ हम खेलते हैं। बॉडी जाके माइंड को बताती है कि भाई स्लीपिंग सिग्नल्स जनरेट करो कि हम थक गए हैं, हम और नहीं चल सकते, लेकिन हम जो है वो कम्युनिकेशन को ही ब्रेक कर देते हैं। ये तो यही बात हुई जब कबूतर को बिल्ली खाने आती है तो वो अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है कि खतरा टल गया। तो बेसिकली कैफीन कर ये रही है कि हमारे जो सर्केडियन रिदम के साथ जो है वो उसको कंफ्यूज कर देती है, और हमारा सर्केडियन रिदम जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। यार टू कीप इट सिंपल, बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन ये कोई मेडिकल क्लास नहीं है और ना ही मैं डॉक्टर हूँ। सिंपली पुट, कैफीन के इंटेक की वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे कॉर्टिसोल्स रिलीज होते हैं। अब कॉर्टिसोल्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। अब ये कुछ मिकदार में होना बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब हम चाय पीते हैं तो ये एक्सेस मिकदार में रहते हैं, और ये एक्सेस मिकदार में काफ़ी टाइम तक रहते हैं। ये बॉडी को हमेशा स्ट्रेस में रखते हैं, और अगर स्ट्रेस में बॉडी रहेगी तो उसको ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ेगी लॉजिकली स्पीकिंग, और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी ख़राब होगी। जब आप रिलैक्स होते हैं आपको अच्छी नींद आती है, जब आपको दुनिया जान के मसले चल रहे होते हैं तब आपको अच्छी नींद नहीं आती। अब जो हम कैफीन इंटेक लेते हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट, फिर वो कुछ और केमिकल्स प्रोड्यूस करवाता है बॉडी में जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट। तो लॉन्ग रन में क्रोनिक इफ़ेक्ट्स कैफीन के बहुत खतरनाक है। ये अटेंटिवनेस की वजह से हमारी बॉडी की जो है वो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब भले आप चाय बगैर चीनी के पियो, फिर भी ये डायबिटीज़ का खतरा रहेगा। और कैफ़ीन की हाफ लाइफ होती है 7 to 8 आवर्स, मतलब कि अगर आपने अभी 100 ग्राम्स ऑफ कैफ़ीन ली है तो उसको 50 ग्राम तक कम होने में लगेंगे 7 से 8 घंटे। उसके बाद 50 से 25 होने में और 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कैफ़ीन की वजह से हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा एंडेनोसिन्स और कार्टिसोल्स जो है वो पैदा हो जाते हैं। कैफ़ीन के थोड़े बहुत कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसानात उसके ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जिसकी लोग बात नहीं करते वो ये कि यार या आप चाय पी लो या आप ज़िंदगी के ये कुछ घंटे बचा लो। मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा कि कितने घंटों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यार ये भले हमें लगे कि चाय को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। दूसरे ड्रग्स जैसे होते हैं कोकेन वगैरह या दूसरे टाइप के नशे, वो बहुत एडिक्टिव होते हैं जिसकी वजह से वो बैंड होते हैं। चाय बैंड नहीं है इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर जो कैफीन है वो एडिक्टेड नहीं होता। असल में हमें जो लत लग जाती है वो चाय के टेस्ट की लग जाती है, प्लस में जो है वो एक गरम गरम जो हम सिप लेते हैं वो उस फीलिंग की जो है हमें लत लग जाती है। तो यार चाय को रिप्लेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाय को आप रिप्लेस कर सकते हो ग्रीन टी से, या अब कॉफ़ी का मुझे पता है, कॉफ़ी यहाँ पे यूके में डीकैफिनेटेड कॉफ़ी मिलती है, मतलब कि वो कॉफ़ी तो होती है, उसका टेस्ट वही होता है, फीलिंग सारी वही आती है आपको, लेकिन उसमें वैसे इन्होंने कैफीन निकाल दिया होता है। चाय का मुझे नहीं पता है ऐसी डीकैफिनेटेड चाय मिलती है कि नहीं मिलती। और यार अगर आप ड्यू टू एनी रीजंस ये डिसाइड करते भी हो कि नहीं आपने चाय नहीं छोड़नी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस दो होंगे। एक ये कि जो आपका ऑप्टिमम स्लीप ड्यूरेशन है वो शायद 5-5.5 घंटे तक चला जाए, अगर आप चाय छोड़ दो तो वो 4 घंटे तक चला जाए, तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। दूसरा ये कि सोने से जितना पहले हो सके आप चाय पिएं, जितना ज़्यादा गैप हो उतना बेहतर है। जैसे अगर मुझे कभी पीनी होती है तो मैं उठने के फ़ौरन बाद चाय पीता हूँ, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पीता, ताकि फिर जो मेरी रात की नींद है उसमें थोड़ा सा गैप आ जाए। अच्छा, जब आप कैफीन छोड़ोगे तो आपको कैफीन के कुछ विड्रॉल सिम्टम्स नजर आएंगे जो 5 से 10 या शायद 15 दिन तक रह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के कितनी ज़्यादा आप चाय पीते थे। इसमें हेडेक, लो एनर्जी, फटीग, एंजाइटी वगैरह टाइप के विड्रॉल सिम्टम्स मौजूद हैं। और जो लास्ट चीज़ हमें करनी है अपनी स्लीप मैनेजमेंट में वो है कंसिस्टेंसी लाना, रूटीन लाना। आपको रूटीन लानी पड़ेगी। अभी शायद ये वीडियो देख के आपकी मोटिवेशन हाई होगी, आप 1-2 दिन चलाओगे, हफ्ते चलाओगे, महीने चलाओगे, फिर आपसे रह जाएगी ये चीज़। तो यार मोटिवेशन विल डाई, रिप्लेस इट विद डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन आता है रूटीन से। आपको हफ्ते के 7 दिन कंसिस्टेंट रहना है, भले वो मंडे हो या भले वो संडे हो, आपको उठने और सोने का एक ही वक्त रखना है। अच्छा यार, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है इधर उधर की चीज़ों में जो है थोड़ी नॉलेज लेने का, तो इसलिए मुझे ये 2-4 चीज़ें पता हैं, लेकिन यार ये डिसीजन आपका है। इससे अगर कोई मेडिकल कंसिक्वेंसेस आपको होते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं। यार इस बात का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें स्लीप कम करनी है, लेकिन स्लीप डिप्राइव नहीं होना।
अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड होंगे तो हमारे उसके मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यार ये लाइफ में ये रूटीन का चेंज लाना काफ़ी मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सुनेंगे तो फिर आपको शायद लगेगा कि यार इट इज़ वर्थ इट। यार कैलकुलेशन सिंपल है, अगर आप अपनी 7 घंटे की नींद को 5 घंटे तक लाते हो तो आप एक दिन में बचाते हो 2 घंटे, और एक साल में ये बनते हैं 730 घंटे। और अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हो और इसको वर्किंग डे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो एक साल में 91 डेज बनते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स। थोड़ा और आगे चलते हैं, आपकी लेट से अभी एज है 25 साल और जनरल एक्सपेक्टेंसी होती है लाइफ की 65 ईयर्स। तो नेक्स्ट 40 ईयर्स में अगर आप हर साल 3-3 महीने बचाते चलो तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में आज से लेकर आप कम से कम 10 साल बचा लोगे। तो यार या चाय पी लो या 10 साल बचा लो, डिसीजन इज योर्स। मैं यार एक पॉइंट पे 2-2 घंटे सोने की भी मैंने कोशिश की है, लेकिन आई फेल्ड। उसमें 10 दिन 15 दिन तक चल जाता है काम, लेकिन उसके बाद फिर बॉडी जवाब दे देती है। तो यार मैंने 2 घंटे सो लिया, मैं 4 घंटे सो लिया, मैं 5 घंटे सो लिया, ये सारे एक्सपेरिमेंट कर करा के मेरा जो ऑप्टिमम साइकिल निकला है वो ड्यूरेशन निकली है 4.5 घंटे की। तो आपको भी अपनी ऑप्टिमम ड्यूरेशन निकालनी है, और वो पॉइंट वो होगा जिसमें आपको बॉडी कोई रॉन्ग सिग्नल्स नहीं देगी। चलो यार लेट्स समराइज, हमने टोटल 7 बातें डिस्कस की। पहला ये कि हमारा एक स्लीपिंग विंडो होता है जो रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच का होता है। उसके बाद हमारी एक स्लीपिंग ड्यूरेशन होती है जो डिपेंड करती है 4 से 5 घंटे तक की आपकी हो सकती है, जिसको हमने बोला ऑप्टिमम स्लीपिंग रिक्वायरमेंट। तीसरी चीज़ आपकी हो गई वेकिंग अप विंडो, जो कि सुबह को 4 बजे से 5 बजे का टाइम है, जिसका हमने ये देखा कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है और मेडिकल सिग्निफिकेंस भी है। चौथी चीज़ हमने ये बोली कि हमें आफ्टरनून में नैप लेनी है लंच के 15 से 20 मिनट के बाद, और वो नैप होगा 25 से 35 मिनट का। पांचवी बात की हमने कि भाई कैफीन को टाटा बाय बाय। छठी हमने बात यह की कि हमें रूटीन फॉलो करनी है, भले संडे हो भले मंडे हो, हमें इसी चीज़ को लेके चलना है। और सातवीं चीज़ हमने ये देखी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, या चाय पी लो या 10 साल बचा लो। चलो यार, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल। दिस इज संदेश प्रसाद साइनिंग ऑफ।